तो ये पेपर दो तरीके से नुकसानदायक हुआ। एक तो इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है क्योंकि पेपर आसान हुआ है। दूसरी बात, मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के साथ कहीं ना कहीं इसमें इनजस्टिस हुआ है। आपके प्रेजेंट और फ्यूचर पर निगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा अगर आप उन निगेटिव बातों को बार बार दोहराते रहोगे कि पेपर आसान था, इस वजह से ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, फलाना ढिमका। जो जो चीजें अभी चल रही है उन चीजों के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो आप जो साथी आगे कांस्टेबल का, चतुश्रेणी कर्मचारी का या वीडियो का एग्जाम देने जाने वाले हैं, उनको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा एक बार आप 12 घंटे वाली मैराथन को भी जरूर देख जाना। पेपर नो डाउट इजी आया, हमने बहुत डेप्थ में पढ़ा था, लेकिन हमारा वो डेप्थ में पढ़ा हुआ आगे आने वाले एग्जाम्स में भी हमारे काम में आएगा क्योंकि हम लोगों ने अपने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं। फिर कह रहा हूँ, आगे आने वाले एग्जाम्स में भी रोगों से आपको सवाल पूछा जाएगा, उसमें टीकाकरण से या वैक्सीन से सवाल जरूर पूछा जाएगा। एक सवाल की कौन सा रोग है, उसका रोग कारक कौन सा, इस बात पर भी मैंने बहुत जोर दिया था और वहां से भी लगभग दोनों शिफ्ट के अंदर आपसे एक एक सवाल पूछा गया है। ये वाला सवाल भी आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, लगभग आपको 1% कोई होगा जहां पर जिस किताब के अंदर या किसी वीडियो के अंदर आपको ये मिल जाएगा। बाकी इसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको अपनी क्लास के अंदर समझा रखा था। जय हिंद मेरे युवा साथियों, वेलकम बैक टू द क्वालिटी एजुकेशन। मैं हूं आपका दोस्त एनआर चौधरी। दोस्तों, अभी हम इस सेशन में जुड़े हैं इस बात को डिस्कस करने के लिए कि आपका जो पटवार का एग्जाम हुआ है, आप 17 अगस्त को 2 पारियों के अंदर पटवार का पेपर दे करके आए हो। इस पटवार के पेपर के ऊपर थोड़ी सी एक तो अपन परिचर्चा करेंगे, दूसरा हम ये जानेंगे कि इसमें जो विज्ञान के प्रश्न पूछे गए, क्योंकि हम अपने इसी चैनल पर पीबीडब्ल्यू सीरीज के माध्यम से पटवारी के लिए संपूर्ण विज्ञान पढ़ चुके हैं, तो मेरी एक ये मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि विज्ञान के जो प्रश्न पूछे गए उनका एक डेप्थ में आपको विश्लेषण यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाए, ताकि आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए आप अपने आप को और मजबूत बना पाएं कि विज्ञान कहाँ से पूछा जा रहा है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इन प्रश्नों को किस प्रकार से हैंडल किया जाना चाहिए। तो एक चीज तो अपन ये देखेंगे इस सेशन के अंदर कि विज्ञान के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका सही जवाब क्या है और डिटेल में उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। दूसरी बात, वो प्रश्न आपको कहां से पूछे गए हैं और अब आगे आपको क्या करना चाहिए कि किसी भी एग्जाम में आपके विज्ञान का एक भी सवाल गलत ना हो। इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। काफी साथियों के मन में अभी ये द्वंद्व चल रहा होगा कि सर पेपर बहुत ही आसान दे दिया पटवार का। नो डाउट, देखो मैं भी मानता हूं कि पटवार का पेपर बहुत ही ज्यादा इजी दे दिया इन्होंने, है ना। ये मुझे लगता है शायद चतुश्रेणी कर्मचारी के लिए जो पेपर इन्होंने बना करके रखा था वो वाला पेपर आप लोगों के टिका दिया है। इतना आसान पेपर भी नहीं पूछना था। इतना आसान पेपर पूछने से मेहनत करने वाले जो विद्यार्थी जिन्होंने बहुत ही डेप्थ में पढ़ाई करी है, पिछली साल जो पटवार का एग्जाम हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए, यानी कि पीवाईक्यूज को ध्यान में रखते हुए जिन विद्यार्थियों ने मेहनत करी थी, उन विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं इस पेपर से नुकसान हुआ है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जीडी की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान जीके का इतना रोल नहीं होता है। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, इन सब्जेक्ट का ज्यादा रोल होता है। वो विद्यार्थी भी पेपर देने गए हैं और जो 8-9 महीने से लगातार मेहनत कर रहे थे उन साथियों के बराबर वो नंबर ला रहे हैं। तो ये पेपर दो तरीके से नुकसानदायक हुआ। एक तो इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है क्योंकि पेपर आसान हुआ है। दूसरी बात, मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के साथ कहीं ना कहीं इसमें इनजस्टिस हुआ है। ये चीज मैं भी मानता हूँ। और इसके लिए मेरी तरह और भी जो अन्य प्लेटफॉर्म पर टीचर्स हैं वो आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। मैं भी मेरी तरफ से जो प्रयास होगा वो प्रयास कर रहा हूं कि लीगल तरीके से, ऑफिशियल तरीके से ये बात जो है आलोक राज्य के कानों तक पहुंचाई जाए कि ये पेपर इस प्रकार का देकर के आपने गलत किया है और आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यहाँ पे आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि देखो, पेपर जैसा होना था वो हो चुका है। लॉजिकली इस बात को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है साथियों कि पेपर जैसा होना था वो हो चुका है। इस हो चुके पेपर से अब आपके प्रेजेंट और फ्यूचर पर निगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा अगर आप उन निगेटिव बातों को बार बार दोहराते रहोगे कि पेपर आसान था, इस वजह से ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, फलाना ढिमका। जो जो चीजें अभी चल रही है उन चीजों के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो आपको क्या करना है। क्योंकि देखो, आपके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी है सिर्फ और सिर्फ आपकी। आपको अपना वक्त जाया इन चीजों में नहीं करना है। इन चीजों के लिए आवाज उठाने के लिए सोशल मीडिया पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और हमारे जैसे टीचर्स हैं जो आपके लिए ये काम करेंगे। आपकी पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि अब आपको आपका जो नेक्स्ट टारगेट है, जो आपका नेक्स्ट गोल है, जिस एग्जाम को आपको अब देना है, उस एग्जाम के लिए पूरी शिद्दत से आप तैयारी के अंदर लग जाओ। और ये मेरी तरफ से एक मॉरल मैसेज है आप लोगों के लिए कि आपको इन चीजों में वक्त जाया ना करते हुए अपने दिमाग को शांत करके नेक्स्ट टारगेट के लिए लग जाना है। आज आराम से रेस्ट कर लो, ठीक है।
शाम को आराम से खाना वाना खा करके सो जाओ, सुबह एक अच्छी सी मेंटल क्लैरिटी के साथ में उठो और उठते ही ये डिसाइड करो कि अब मुझे किस एग्जाम को टारगेट बना करके तैयारी करनी है और उसके अकॉर्डिंग टेस्ट की प्रैक्टिस करते हुए, सिलेबस का रिवीजन करते हुए नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप तैयारी करो। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अपना वक्त जाया नहीं करना है। अब अपन अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। एक एक करके सारी की सारी चीजें देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आपको कहां से पूछे गए हैं। और ये चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, जिन साथियों ने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर अपनी जो #PBWS वाली सीरीज देखी थी, उन साथियों के विज्ञान में तो एक भी प्रश्न गलत नहीं हुआ है। 7 प्रश्न दोनों पारियों के अंदर पूछे गए हैं और सातों के सातों प्रश्न जिस साथी ने #PBWS सीरीज देख रखी थी उसके सही हुए हैं। इनफैक्ट जो अपने लास्ट टाइम में 12 घंटे की मैराथन क्लास ली थी साइंस की, अगर कोई विद्यार्थी केवल वो क्लास भी ध्यान से देख करके और उसकी जो वर्ड फाइल अपन ने दी थी उसका रिवीजन करके चला गया ना, तो उस साथी के भी 7 में से 6 सवाल तो आराम से सही हो गए हैं। ये सारी की सारी चीजें अपन विद प्रूफ अभी इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं। तो विद प्रूफ सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे, इसके लिए एंड तक आपको जुड़े हुए रहना है। और आपके मन में जो भी भावना हो, अच्छा पहली चीज तो ये कि अभी आपके मन में अगर किसी भी प्रकार की असमंजस की स्थिति हो, किसी भी प्रकार का संदेह हो, फ्यूचरिस्टिक चीजों को लेकर के किसी भी प्रकार का डाउट चल रहा हो, जिसकी वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, तो आपके वो सवाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं प्रयास करूंगा कमेंट बॉक्स में आपके उस सवाल का जवाब दूं, या फिर नेक्स्ट कोई सेशन होगा उसके अंदर मैं आपके हर एक कमेंट को लेकर के आपको सही तरीके से गाइड करने के लिए मेरी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा। तो आपके जो भी सवाल है वो कमेंट बॉक्स में रखना, और जिन साथियों के मन में किसी प्रकार का सवाल नहीं है वो आकर के कमेंट बॉक्स में इस क्लास को देखने के बाद ये बात जरूर लिखना कि हाँ, आपने अगर यहाँ से पढ़ा है तो आपके कितने सवाल एग्जाम में विज्ञान के सही हुए हैं। चलो वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले अपन पहली पारी वाले सवाल देखेंगे, शिफ्ट 1 के सवाल देखेंगे। तो ये जो अभी यहां से दिख रहे हैं 7 सवाल आपको, ये शिफ्ट 1 के, इनके ऊपर मैं नंबरिंग भी लगाते हुए चलूंगा आपके सामने। ये है आपके पहले नंबर का सवाल है ना, विज्ञान का पहला प्रश्न जो पेपर में आपके 53 नंबर पे आया था। सवाल था, रक्त में भोजन की अधिकतम मात्रा किसमें अवशोषित होती है। ये अपन ने पाचन तंत्र अच्छे तरीके से डिस्कस किया था, उसमें मैंने सारी चीजें इन डेप्थ आपको समझाई थी। इसका वैसे राइट आंसर क्या होना है, शुद्रांत यानी कि छोटी आंत। और छोटी आंत के अंदर भी साथियों 3 भाग होते हैं, एक होता है ड्यूडेनम, एक होता है जेजुनम और एक होता है इलियम। तो जो इलियम भाग होता है सबसे लास्ट वाला, उसके अंदर सबसे ज्यादा भोजन का अवशोषण होता है। और आप देखोगे इस बात को जब हमने पाचन तंत्र एक तो अपनी मानव शरीर वाली क्लास में भी इन डेप्थ में पढ़ा था, उसके अलावा मैराथन क्लास के अंदर ये जो प्रूफ मैं आपको दे रहा हूं ना, ये केवल और केवल मैराथन क्लास के दे रहा हूं। #PBWS वाली सीरीज के तो मुझे प्रूफ लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी है, केवल एक एक सवाल दोनों शिफ्ट के अंदर है जिसके लिए मुझे उस सीरीज में से प्रूफ उठाने की आवश्यकता पड़ी। बाकी सारे के सारे सवाल आपकी 12 घंटे वाली मैराथन में से मिल गए हैं। तो जो साथी आगे कांस्टेबल का, चतुश्रेणी कर्मचारी का या वीडियो का एग्जाम देने जाने वाले हैं, उनको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा एक बार आप 12 घंटे वाली मैराथन को भी जरूर देख जाना। पेपर नो डाउट इजी आया, हमने बहुत डेप्थ में पढ़ा था, लेकिन हमारा वो डेप्थ में पढ़ा हुआ आगे आने वाले एग्जाम्स में भी हमारे काम में आएगा, क्योंकि हम लोगों ने अपने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं। तो देखो ये आपके सवाल था 12 घंटे वाली क्लास में कि कौन सा अंग भोजन का मुख्य पाचक और अवशोषक होता है, यानी कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहां पर होता है। इसका राइट आंसर आपके छोटी आंत करवा रखा था, और इसका जब एक्सप्लेनेशन आपको दिया था साथियों, उस एक्सप्लेनेशन के अंदर आप देखोगे मैंने ये एक व्हाइट कलर का स्क्रीनशॉट भी लगाया था एनसीईआरटी का, जिसमें ये जो इलियम भाग होता है इसके अंदर मुख्य रूप से अवशोषण का काम होता है, ये बात क्लियर तरीके से लिखी हुई थी। तो ये वाला सवाल आपका सीधा सीधा यहां से मैच हो गया है। दूसरा प्रश्न आप देखोगे, निम्न में से किसमें ध्वनि का संचरण संभव नहीं है। ये क्या कि ध्वनि का संचरण संभव है ही नहीं, यानी कि ध्वनि कहां पर संचारित नहीं हो सकती। मुझे अभी भी याद है, मैं मैराथन क्लास में आपको जब पढ़ा रहा था, यही खड़े खड़े मैं सामने वाली दीवार को देख करके आपको कह रहा था कि दीवार क्योंकि ठोस माध्यम है तो इसके आर पार ध्वनि जा ही नहीं सकती है, जबकि आप किसी भी प्रकार की लोहे की कोई रोड है या फिर किसी भी प्रकार का और माध्यम है, उसके अंदर ध्वनि संचारित हो सकती है। एक चीज आपको और बताई थी कि प्रकाश जो है वो निर्वात में गति कर सकता है, लेकिन ध्वनि निर्वात में गति नहीं कर सकती, क्योंकि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होती है जिसको मूवमेंट करने के लिए माध्यम की या पार्टिकल्स की आवश्यकता होती ही होती है। तो ध्वनि जो है वो कहाँ गति नहीं कर सकती। ये कह रहा वायु के अंदर तो गति कर सकती है ध्वनि, इसमें तो अपन अल्ट्रा साउंड या फिर समुद्र के अंदर जो किरणें भेजी जाती है पता लगाने के लिए समुद्र की गहराई को, उसके अंदर अपन देखते हैं एल्यूमिनियम एक धातु है, इसके अंदर भी ध्वनि गति कर सकती है, पानी के अंदर भी कर सकती है, लेकिन निर्वात में नहीं कर सकती, क्योंकि निर्वात में किसी भी तरह का पार्टिकल नहीं होता है। ये सवाल आप देखोगे अपनी मैराथन क्लास में, एक प्रश्न था कि प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और प्रकाश तरंग की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। इसमें आपको सत्य बताना था,
तो इसमें न तो एक सत्य था न ही दो सत्य था, यानी कि इन दोनों के दोनों ऑप्शन गलत थे। क्यों? क्योंकि प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और ये कहता आवश्यकता होती है, यानी कि प्रकाश निर्वात में भी संचारित हो सकता है। ये बात मैंने आपको इसके एक्सप्लेनेशन में समझाई थी कि प्रकाश जो तरंग है, इस तरंग की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। और बाकायदा यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन के अंदर, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि ये कह रहा है कि ध्वनि संचरण संभव नहीं है। तो ये सारे के सारे तो माध्यम है, इनमें तो ध्वनि संचरण संभव होगा, लेकिन ये माध्यम नहीं है, निर्वात हो गया, इसमें ध्वनि संचारित नहीं होगी, क्योंकि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग दोनों तरंगों को मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया था। अभी भी ये क्लास अपने YouTube चैनल पे पढ़िए। मैं जो आपको बोल रहा हूं ना, आप इस सवाल को पढ़ना और जाकर के अपना ये वाला सवाल देख लेना, है ना। इस सवाल को देखने के बाद आपका दिमाग ऑटोमेटिक आपको कह देगा कि यार इसका तो जवाब मुझे आता है। तो ये फर्क पड़ता है क्लास को ध्यान से देखने का। जिन साथियों ने बिल्कुल पूरे फोकस से क्लास को देखा है, इसकी मैंने वर्ड फाइल भी आपको दी है, जाकर के वर्ड फाइल में से भी रिवीजन कर लिया, उनके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे और उनके सारे सवाल एग्जाम के अंदर सही हुए हैं। अगला प्रश्न आप देखोगे, पीतल जो है ये मिश्र धातु है, एक मिश्र धातु। अच्छा, ये तीसरे नंबर का सवाल हो गया है ना। दूसरे नंबर का सवाल अपना ये वाला था, शिफ्ट 1 के अंदर ये दूसरा सवाल था, ये शिफ्ट 1 में तीसरा सवाल है, जिसमें ये पीतल मिश्र धातु की बात कर रहा है। पीतल मिश्र धातु होती है तांबा और जस्ते से मिलकर के बनी है। मैंने आपको बताया था पीतल जो होता है, पीतल को आप किससे डिनोट करोगे? पिताजी। पिताजी के अंदर कौन कौन आता है? पीतल, पिताजी में पी हो गया पीतल, ता मतलब तांबा और जय मतलब जस्ता। ये देखो, ये अपना सवाल है 12 घंटे वाली क्लास का। एक तरफ मिश्र धातु दी हुई है, दूसरी तरफ वो किन किन से मिलकर के बनी हुई है। इसमें आप दूसरे नंबर पे देखोगे पीतल, इसमें मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, पिताजी जिसको ऊपर ने मिलाया था तांबा व जस्ता। इसके अलावा और भी अन्य मिश्र धातुओं का आपको इसमें बता रखा है। और बाकायदा ये वाला सवाल जो है ना साथियों, मैंने आपके सामने एनसीईआरटी की कटिंग भी लगा रखी थी इस सवाल के एक्सप्लेनेशन के अंदर, कि ये जो सवाल आपको पूछे जाएंगे इस प्रकार के, वो एनसीईआरटी से पूछे जाएंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, 10th तक की एनसीईआरटी से बाहर एक भी सवाल आपका विज्ञान का नहीं गया है। विज्ञान का पेपर कैसा था उसके बारे में अभी अपन लास्ट में बात करेंगे, पहले एक बार सारे के सारे सवालों को आप अच्छे तरीके से देख लो। तो ये तीसरे नंबर का सवाल भी शिफ्ट 1 का मिल गया आपको। ये चौथा सवाल है आपके शिफ्ट 1 का। इसमें कह रहा है ओरल साबिन पोलियो वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? ये वैक्सीन का प्रकार आपसे पूछ रहा है कि वैक्सीन आपकी जीवित क्षीण टीका है, यानी कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, या फिर अकोशिकीय टीका है, यानी कि एसेल्युलर वैक्सीन है, या फिर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, या रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है। रिकॉम्बिनेंट मतलब पुनर्योजन टीका है। तो इसका राइट आंसर तो होगा जीवित क्षीण टीका होती है आपकी ओरल पोलियो वैक्सीन। इसको आप देखोगे, जो मैंने आपको 12 घंटे वाली मैराथन क्लास के अंदर सवाल करवाया था, जिसमें मैंने आपको वैक्सीन के अलग अलग टाइप बताए थे, और मैंने आपको बोला भी था कि आजकल वर्तमान समय के अंदर विज्ञान में या बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो चीजें चल रही है ना, जैसे वैक्सीन हो गया, किसी भी प्रकार का टीका हो गया, या फिर जो वैक्सीन बनाई जा रही है वो वैक्सीन किस टाइप की है, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको डिटेल के अंदर बताया था सारा का सारा ये कटिंग लगा करके, कि कौन सी वैक्सीन mRNA वैक्सीन होती है, कौन सी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है, कौन सी वायरल वेक्टर होती है, कौन सी रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होती है। ये सवाल था कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होती है, जो कि आपके एचबी एजिस प्रोटीन से बनती है। एमएमआर वैक्सीन वाले ऑप्शन के अंदर मैंने आपको बताया था साथियों, ये एमएमआर जो वैक्सीन होती है, ये मीजल्स, मम्स और रूबेला, इन तीनों के लिए लगाई जाती है। और जो वायरस से होने वाले आपके रोग होते हैं इससे वायरस से होने वाले रोगों के लिए लगाई जाती है, और ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। तो यहां पर मैंने लाइव एटेन्यूएटेड, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, इन सब के बारे में आपको बताया था कि ये वैक्सीन क्या क्या होती है, डिटेल में समझा रखा है। 12 घंटे वाली मैराथन क्लास को जाकर के देखना एक बार। फिर कह रहा हूं, आगे आने वाले एग्जाम्स में भी रोगों से आपको सवाल पूछा जाएगा, उसमें टीकाकरण से या वैक्सीन से सवाल जरूर पूछा जाएगा। एक सवाल की कौन सा रोग है, उसका रोग कारक कौन सा, इस बात पर भी मैंने बहुत जोर दिया था, और वहां से भी लगभग दोनों शिफ्ट के अंदर आपसे एक एक सवाल पूछा गया है। तो इसमें आप देखोगे जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है ना, एमएमआर वैक्सीन, ये वायरस से होती है। एक आपको यहां बताया था चिकन पॉक्स, ये भी आपके वायरस से होता है। वेरिसेला जो वायरस होता है उस वजह से आपके चिकन पॉक्स होता है, इसके अंदर वेरिसेला वैक्सीन दी जाती है, वो वाली भी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। और यहां पर मैंने आपको बिना लिखे बोल करके बताया था कि वायरस से जितने भी रोग होते हैं उनके लिए जो वैक्सीन बनती है 99% वैक्सीन लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। और ये जो पोलियो है ये भी आपके वायरस से होने वाली बीमारी है, इसके लिए भी वैक्सीन कौन सी है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। जिस साथी ने इस वाले सवाल को ध्यान से पढ़ा होगा ना, वो कॉमन सेंस से भी इस वाले प्रश्न को आराम से कर सकता है। अगला प्रश्न देखोगे आप, चौथे नंबर का सवाल, ये पांचवा सवाल विज्ञान का। विज्ञान के टोटल 7 सवाल आए थे, ये पांचवा प्रश्न है शिफ्ट 1 का। प्रश्न क्या कह रहा है देखो,
निम्नलिखित में से किस दूरदृष्टि दोष को बेलनाकार लेंस का उपयोग करके ठीक किया जाता है, यानी कि बेलनाकार लेंस कौन से दोष में उपयोग किया जाता है। अब इसमें देखो जो अबिंदुकता दोष होता है इसके अंदर बेलनाकार लेंस प्रयोग में लिया जाता है। बाकी एक जरा दृष्टि दोष है, एक दूरदृष्टि, एक निकट दृष्टि दोष है। इन दोषों के लिए मैंने आपको क्लास में बताया था, जो दूरदृष्टि वाला सवाल जो पूछा था उसके अंदर आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था, क्या बताया था कि जो दूरदृष्टि दोष होता है इसके निकट दृष्टि दोष के लिए तो अवतल लेंस काम में लेते हैं और दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस काम में लेते हैं। एक चीज यहाँ पे और बताई थी कि अगर जरा दृष्टि दोष हो जाए जिसमें ना दूर की वस्तु दिखती है ना पास की वस्तु दिखती है, उसके अंदर अपन कौन सा लेंस काम में लेते हैं, बाईफोकल, है ना, बाईफोकल लेंस काम में लेते हैं, जिसमें अवतल लेंस को तो अपन पहले लगाते हैं। रेड पेन से यहां पर लिखा हुआ है कि अवतल लेंस पहले लगता है, उत्तल लेंस बाद में लगता है, यानी कि इसके अंदर भी अवतल और उत्तल दो लेंस काम में आते हैं। दूरदृष्टि दोष होता है इसके अंदर आपके उत्तल लेंस काम में आता है और निकट दृष्टि में अवतल आता है। तो फिर बच गया कौन सा, बेलनाकार। ये किस में आएगा काम में, अबिंदुकता जो दोष होते हैं इसके अंदर। ये एलिमिनेशन मेथड को इस्तेमाल करके इस सवाल को सही कर सकता था वो साथी जिसने अपनी ये 12 घंटे वाली मैराथन क्लास और पीबीडब्ल्यू सीरीज देख रखी थी। अगला ये 6 नंबर का सवाल शिफ्ट 1 के अंदर निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों के रूप में काम करती है। हालांकि सवाल देखो कुछ सवाल बिल्कुल आसान से, जैसे ये वाला सवाल बिल्कुल आसान सा सवाल है ना। इसके अलावा देखोगे आप ये वाला सवाल भी बिल्कुल आसान सा सवाल है। इसके अलावा ये थोड़ा सा टफ मान सकते हैं, ये वाला भी फिर भी आसान कहा जा सकता है। तो कुछ सवाल तो ऐसे थे जो बिल्कुल 10th पास किया हुआ अगर कोई विद्यार्थी है ना जिसने आगे जाकर के आर्ट्स ले ली, वो विद्यार्थी भी बता सकता है। मुझे भी एक बार की तो ये शर्म आ रही थी कि यार मैं क्या प्रूफ बताऊं आपको, है ना, क्या प्रूफ ला करके दूं, क्योंकि सवाल इस प्रकार के पूछे गए कि हमने इतना डेप्थ में जो पढ़ा है उसका उतना आउटपुट नहीं निकला है, अंदर से वो खुशी नहीं हुई कि यार हमने इतनी डेप्थ में मेहनत करी है, इतने ज्यादा एफर्ट्स लगाए, पेपर इन्होंने बिल्कुल आसान पूछे। लेकिन फिर भी साथियों विज्ञान में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि ट्रिकी क्वेश्चन है और साइंस वाले स्टूडेंट भी उनको गलत करके आ रहे हैं। जैसे आप देखोगे ये वाला जो सवाल है ना, इस सवाल को हर कोई समझ भी नहीं पाया। इस सवाल को समझने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था कि प्रकाश के लिए, प्रकाश तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और ये बात आपके यहाँ पर लिखी हुई है कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती ही होती है, निर्वात में ध्वनि गति नहीं कर सकती है। ये वाला बिल्कुल आसान सा सवाल था जो कि आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। ये वाला सवाल भी आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, लगभग आपको 1% कोई होगा जहां पर जिस किताब के अंदर या किसी वीडियो के अंदर आपको ये मिल जाएगा। बाकी इसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको अपनी क्लास के अंदर समझा रखा था। इसके अलावा साथियों ये वाला जो सवाल है ना, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। हालांकि ये आसान सा सवाल है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें एलिमिनेशन मेथड आपको यूज करना था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। नेक्स्ट आप देखोगे ये बिल्कुल ही आसान सा सवाल है। अग्नाशय ग्रंथि है, ये मिश्रित ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। इसको मैंने आपको जब 12 घंटे वाली मैराथन में पाचन तंत्र समझाया था पूरा का पूरा, उसके अंदर आप देखोगे अग्नाशय ग्रंथि ये रही यहाँ पे 6ठे नंबर पे आती है पाचन तंत्र में सीक्वेंस में। अग्नाशय ग्रंथि को अलग से समझाया था, उसमें आपको बोला था कि ये मिश्रित ग्रंथि होती है और मिश्रित में ये बहिस्रावी के तौर पे क्या करती है, ये 3 एंजाइम रिलीज करती है और अंतःस्रावी के तौर पे इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज करती है। तो ये वाला सवाल भी एज इट इज, मतलब जिसने पढ़ा होगा ना ध्यान से, उसके तो सारे के सारे सही हुए होंगे। छठा और ये वाला 7वां प्रश्न आपके शिफ्ट 1 का, ये भी बिल्कुल आसान सा सवाल है जो कि लगभग आपको हर जगह देखने को मिल जाता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये सवाल केवल और केवल अपनी क्लास में से ही आए हैं, जहां से भी आपने विज्ञान पढ़ी है ना, बिल्कुल ऊपर से भी अगर विज्ञान आप पढ़ करके गए हो ना, तो भी आप 7 में से 4 सवाल तो आराम से सही करके आ रहे हो। लेकिन 7 में से 7 अगर सही करने हैं तो फिर पीबीडब्ल्यू सीरीज का साक्षी होना आपको आवश्यक था। जिसने पीबीडब्ल्यू सीरीज देखी है और जो विद्यार्थी 7 में से 7 सही करके आया है, मुझे कमेंट बॉक्स में आके अपना नाम जरूर बताना और ये भी लिखना कि हाँ सर मैंने पीबीडब्ल्यू सीरीज पूरी देखी है और उसका मुझे फायदा हुआ है। मैं जानना भी चाहता हूं कि कौन कौन से साथी ऐसे हैं जिन्होंने सीरियस तरीके से तैयारी करी थी मेरे साथ जुड़ करके और विज्ञान में सारे प्रश्न एग्जाम में सही भी करके आए हैं। तो ये सवाल था आपके कि बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होती है। कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी तो विटामिन सी की कमी से होता है, सूखा रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है, बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। फिर बच गया कौन सा? मेरास्मस। और ये मैंने आहार पोषण वाली क्लास पढ़ाई थी आपको पीबीडब्ल्यू सीरीज में, उसमें भी अच्छे से समझाया था। और 12 घंटे वाली मैराथन क्लास में भी इस प्रकार का जो आपके प्रश्न था ना, कई मिलान करें, जिसमें एक तरफ तो आपके ये दिया हुआ था राइबोफ्लेविन, नियासिन, प्रोटीन और आयोडीन, इस तरफ दिया हुआ था कि इनकी कमी से कौन सा रोग होता है। आप देखोगे प्रोटीन की कमी से यहाँ पर मेरस्मस लिख रखा है। यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में भी समझाया था कि मेरस्मस जो रोग होता है ना, इसके अलावा क्वाशिओर्कोर और होता है जो कि प्रोटीन की कमी से होता है, लेकिन क्वाशिओर्कोर केवल और केवल प्रोटीन की कमी से होता है, जबकि मेरस्मस रोग के अंदर क्या होती है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट यानी कि प्रोटीन ऊर्जा दोनों की कमी हो जाती है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखोगे आप, इसी सवाल की राइट आंसर सी था अपना ये वाला। इसकी एक्सप्लेनेशन में था मेरस्मस रोग प्रोटीन के
के साथ में पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की कमी से होता है। और इसने यही पूछा है प्रोटीन ऊर्जा, यानी कि प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपके मेरस्मस रोग होता है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करके आपने पढ़ रखा होगा ना साथियों, तो एक सिंगल सवाल भी आपके विज्ञान का गलत नहीं हुआ होगा। तो ये 7वां सवाल भी हो गया शिफ्ट 1 का। यहां से अब अपन बात करेंगे शिफ्ट 2 की। 7 सवाल दोनों शिफ्ट के अंदर आपसे पूछे गए हैं। चलो शिफ्ट 2 को भी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, फिर लास्ट में कुछ चीजें और भी आपको मुझे बतानी है, उनके ऊपर भी अपन डिस्कस करेंगे। ये देखो, ये फिर से बिल्कुल आसान सा सवाल, पहले नंबर का सवाल मान सकते हैं, जो कि 30 नंबर का पेपर में था। पूछ रहा है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से। आराम से हर कोई कर सकता है इस सवाल को। तो गई भैंस पानी में, तो भैंस वाले जो विटामिन होते हैं बी और सी, ये लिख रखा है आपके एक्सप्लेनेशन के अंदर। बी और सी विटामिन जो होते हैं वो वसा में घुलनशील, पानी में घुलनशील होते हैं। तो इसमें भी सी आ गया, ये भी नहीं होगा। इसमें भी आपके देखो बी आ गया, ये भी नहीं होगा। इसमें भी बी आ गया, ये भी नहीं होगा। तो बच गया कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, जिसको अपन क्या कहते हैं, कीड़ा, KEDA। कीड़ा किसमें घुलता है, कीड़ा वसा के अंदर घुलता है। और ये बाकायदा मैंने आपको जब साथियों एक्सप्लेनेशन करवाई थी अपने सवाल की, उसमें देखोगे विटामिन को समझाते टाइम वसा में घुलनशील कीड़ा है, जल में घुलनशील बी और सी है, ये बताया था। और सारे के सारे विटामिन की मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि किसका रासायनिक नाम क्या है, किसकी कमी से कौन सा रोग होता है। यहां पर इस सवाल की एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ मिल जाएगा, जल में घुलनशील विटामिन बी सी और वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा। हालांकि ये ऐसा सवाल है जो हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। ये कोई ऐसा मतलब तीर मारने वाला सवाल नहीं है कि ये केवल और केवल यहीं से आया, लगभग हर जगह से। बिल्कुल आसान सा सवाल था। अगला आप देखोगे 31 नंबर का क्वेश्चन, जो कि आपके दूसरा सवाल है शिफ्ट 2 का। ये पूछ रहा है विडाल परीक्षण के लिए किसी मरीज के रक्त का नमूना लिया जाता है और सकारात्मक अगर आता है तो बीमारी की पुष्टि करेगा। मतलब कि ये कह रहा है कि विडाल टेस्ट कौन सी बीमारी की पुष्टि करता है, तो विडाल टेस्ट आपके जो है टाइफाइड की पुष्टि करता है ना। ये सवाल आप देखोगे अपनी 12 घंटे वाली क्लास में, मैंने आपको एग्जैक्टली पूछा था कि क्षय रोग के परीक्षण के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। इसमें आपके सामने 4 रोगों के नाम थे। क्षय रोग यानी कि टीबी के लिए मेंटॉक्स परीक्षण होता है। टीबी इसमें भी लिखा हुआ है क्षय रोग, है ना। ये मेंटॉक्स परीक्षण होता है। यहाँ पर विडाल टेस्ट लिखा हुआ है, जो कि किसके लिए होता है, टाइफाइड के लिए होता है। एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको और भी बहुत सारे रोगों के टेस्ट मिल जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, आगे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या जो भी एग्जाम देने के लिए जाने वाले हो, उन एग्जाम्स के लिए इस 12 घंटे वाली क्लास को अच्छे से देख लेना। इसमें आप देखोगे, इसमें तो आपसे चलो विडाल टेस्ट टाइफाइड का पूछ लिया, हो सकता है अगले एग्जाम में आपसे टीबी का पूछ ले, या फिर सिफिलिस रोग का पूछ ले, या डिप्थीरिया का पूछ ले। तो वो सारे के सारे मैंने लिख रखे हैं कि टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है, मलेरिया के लिए कौन सा होता है, एड्स के लिए कौन सा होता है, आपके जो क्षमा रोग होते हैं यानी कि टीबी, उसके लिए कौन सा होता है, कैंसर के लिए कौन सा होता है। सारे रोगों के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं वो आपको यहां पर 12 घंटे वाली मैराथन क्लास में मैंने अच्छे से करवा रखा है। मेंटॉक्स परीक्षण आपके टीबी के लिए होता है, जबकि जो है आपके विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए होता है। तो ये दूसरे नंबर का सवाल हो गया। नेक्स्ट आप देखोगे 3rd नंबर क्वेश्चन, तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि कौन सी एक कोशिकीय ग्रंथिल कोशिकाएं हैं जो म्यूकस का स्त्राव करती है, जो स्नेह में मदद करती है। अब ये वाला जो सवाल है ना, ये 12 घंटे वाली क्लास में से एज इट इज उठ करके नहीं आया है। इस सवाल को भी आप एलिमिनेशन मेथड यूज करके कर सकते थे। ये सवाल मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एज इट इज ऐसी लैंग्वेज मैंने कहीं पर नहीं बताई आपको, ना ही मैंने गोबलेट कोशिका के बारे में कहीं पर आपके सामने डिस्कस किया था। लेकिन इस सवाल को आप एलिमिनेशन मेथड यूज करके कर सकते थे। ये एकमात्र ऐसा सवाल है जो कि अपने पढ़ाए हुए कंटेंट में आपको गोबलेट कोशिका का नाम कहीं पर भी नहीं दिखाई दिया। बाकी अगर आपने कंटेंट को ध्यान से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट को समझा है ना, तो इसको भी आप कर सकते थे। कैसे? इसने पूछा है म्यूकस के लिए, म्यूकस का स्त्राव करती है स्नेहन। स्नेहन का मतलब ल्यूब्रिकेंट का काम कौन सी जो है आपके कोशिका करती है। तो यहाँ पर WBC, तंत्रिका कोशिका और गैस्ट्रिक ग्रंथि, इन तीनों के बारे में मैंने आपको अपनी क्लास में बता रखा है। WBC का क्या काम होता है, ये WBC का सारा काम आपको मैंने समझा रखा था। ग्रेनुलोसाइट और एग्रानुलोसाइट 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। WBC की कौन सी कोशिकाएं आपके जो है बैक्टीरिया को खाने का काम करती है, कौन सी कोशिकाएं सूजन मिटाने का काम करती है, कौन सी कोशिकाएं एलर्जी अस्थमा में काम में आती है, और इसके अलावा ये भी बताई थी कि कौन कौन एंटीबॉडी बनाती है, कौन आपके रक्त का थक्का जमाती है। सारी की सारी आपको WBC पढ़ा रखी थी। तो आप यहाँ पर इसको तो वैसे ही कट कर देते कि यार ये तो म्यूकस का स्त्राव करने का काम करेगी ही नहीं। फिर बच गई तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका भी आपको 12 घंटे वाली क्लास में डिटेल में पढ़ा रखी है। 31 जोड़ी तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है, 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। इसके अलावा गैस्ट्रिक ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्रंथि को भी आपको समझा रखा था कि ये गैस्ट्रिक ग्रंथि जो होती है आमाशय में पाई जाती है, जो कि गैस्ट्रिक अम्ल के स्त्रावण को उद्दीपित करती है। यानी कि आमाशय के अंदर HCl और श्लेष्मा के उद्दीपन को ये स्त्रावित करती है। म्यूकस का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जब आप एलिमिनेशन मेथड यूज करते तो आपको पता चल जाता कि इसके लिए गोबलेट जो कोशिकाएं होती है, ये कोशिकाएं जिम्मेदार होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 32, ये वैसा आपके तीसरे नंबर का सवाल था। ये लो, ये तीसरे नंबर का, ये भी एलिमिनेशन मेथड यूज करके वो विद्यार्थी कर सकता था जिसने PBWS सीरीज देख रखी है। नेक्स्ट ये चौथे नंबर का सवाल आपके, कुछ रोग किसके कारण होता है, एज इट इज साथियों। बिल्कुल
ये सवाल मैं कहूंगा कि थोड़ा सा टफ था, काफी साथियों के सवाल गलत हुआ है, बहुत सारे साथियों के सवाल गलत हुआ है, क्योंकि कुष्ठ रोग का कोई याद करता ही नहीं है। जीएसटी पंडित का न्यू टीका है, जीवाणु से होने वाला रोग है, इतना सा जानते हैं कि बस कुष्ठ रोग जिसको लेप्रोसी कहते हैं जीवाणु से होता है। लेकिन कौन से जीवाणु से होता है इसने ये पूछ लिया, ये होता है आपके माइकोबैक्टीरियम की वजह से। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से टीबी होता है और माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से आपके कुष्ठ रोग होता है। ये आप देखोगे, मैंने जब आपको बताया था कि जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाले संक्रामक रोगों से संबंधित गलत कथन कौन सा है, इसमें पहला था कुष्ठ रोग जिसको लेप्रोसी या हेंसन डिजीज कहते हैं, ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है, ये सही था अपना। प्लेग यर्सीनिया पेस्टिस के कारण होता है, ये भी सही था। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के कारण होता है, ये भी सही था। टिटेनस जो होता है ना साथियों, ये क्लास्ट्रीडियम टिटेनी की वजह से होता है। इसका मतलब ये गलत था, इसने गलत पूछा था, अपना राइट आंसर ये था। इसको विब्रियो कोलेरी दे रखा था, मैंने आपको बताया कि विब्रियो कोलेरी हेजा के लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए हेजा को कोलेरा रोग भी कहते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन के अंदर बकायदा लिखा हुआ है। और बाकी अगर मान लो कि आपने ये वाला सवाल नहीं भी देखा ना, अगर ये वाला सवाल नहीं भी देखा तो भी आप इसके अंदर एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते थे। हीमोफिलिस जो है, हीमोफीलिया तो आपके आनुवांशिक रोग होता है, उसका इससे कोई लेना देना ही नहीं है। क्लास्ट्रीडियम ये टिटेनस रोग के लिए जिम्मेदार होता है, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। कोरिनेबैक्टीरियम ये डिप्थीरिया जो है वो कोरिनेबैक्टीरियम की वजह से होता है, ये देखो ये रहा डिप्थीरिया, कोराइनेबैक्टीरियम की वजह से होता है। बच गया कौन, आपके माइकोबैक्टीरियम। ये माइकोबैक्टीरियम किसके लिए जिम्मेदार होता है, कुष्ठ रोग के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये आपके 4 नंबर का सवाल था, ये भी पूरी तरीके से हर एक चीज आपको अपने 12 घंटे वाली क्लास के अंदर मिल चुकी है। ये सबसे टफ सवाल था साथियों, जो जनरली आपको YouTube पे भी कोई नहीं करवाता और किताब के अंदर भी तब देखने को मिलता है जब आप बहुत ही डीप में जाकर के पढ़ते हो। इस सवाल को मैं मानता हूं थोड़ा सा ये टफ सवाल था। देखो क्या है कि कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, इसमें से पादप हार्मोन कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा है। एक दे रहा है एथिलीन, एथिलीन जो होती है साथियों CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपकी एथिलीन होती है, ये तो पादप हार्मोन है, ये मैंने आपको 12 घंटे वाली क्लास में बताया था। पौधों के फलों को जल्दी पकाने के लिए उसके ऊपर एथिलीन का छिड़काव किया जाता है, ये एक हार्मोन है जो फल पकाने के काम में आता है। दूसरा आपके साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन आप देखोगे जो अपनी 12 घंटे वाली क्लास हुई थी उसकी मैंने आपको क्या दी थी, वर्ड फाइल दी थी। वर्ड फाइल के अंदर सारे के सारे सवालों को इस प्रकार से लिख करके दिया था। इस वर्ड फाइल के अंदर आप देखोगे, क्योंकि 12 घंटे वाली क्लास में अपने 12 घंटे पूरे हो गए थे, तो ये वाला सवाल अपन क्लास में डिस्कस नहीं कर पाए थे, लेकिन जो आपको वर्ड फाइल टेलीग्राम पे अवेलेबल करवाई थी उसके अंदर ये था, क्योंकि वो क्लास में इन्वॉल्व था, लेकिन 12 घंटे पूरे हो गए थे, आगे हम पढ़ नहीं पाए थे। ये लास्ट में सेकंड लास्ट सवाल था जो कि अपन ने क्लास में डिस्कस नहीं किया, लेकिन आपको वर्ड फाइल के अंदर मिल गया। कौन सी वर्ड फाइल थी ये आप देखोगे, जैसे ये 12 घंटे वाली मैराथन क्लास है ना, इसके लिए इस प्रकार का मैंने कवर पेज बनवा करके अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको पूरी की पूरी वर्ड फाइल दी थी 12 घंटे की क्लास में। इस वर्ड फाइल में अभी भी जाकर के देख लेना कौन से पेज पे मिलेगा आपको, ये पेज नंबर 36 पे है ना, पटवार मैराथन क्लास वाई एनआर सर वाली जो फाइल पड़ी है पेज नंबर 36 पे आपको मिल जाएगा। देखोगे आप साइटोकाइनिन ये पादप हार्मोन होता है, एब्सिसिक एसिड भी पादप हार्मोन होता है, ये देखो ये एब्सिसिक अम्ल भी पादप हार्मोन होता है, साइटोकाइनिन भी पादप हार्मोन होता है, एथिलीन ये तो पादप हार्मोन होता ही है, फल पकने के लिए छिड़काव किया जाता है, ये भी मैं आपको बोल करके बता चुका था। बच्चा कौन, वेसोप्रिन, ये वेसोप्रिन एक औषधि होती है साथियों, ये पादप हार्मोन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये 5वें नंबर का सवाल हो गया। 6ठे नंबर का सवाल ये देखो, ये एमसीक्यू आया, ये आपको कहीं पर भी नहीं देखने को मिला होगा, और जनरली जो आर्ट्स वाले विद्यार्थी वो हर विद्यार्थी सवाल को गलत करके आया होगा, लेकिन जिसने पीवीडब्ल्यू सीरीज देख रखी है उसके ये सही हुआ है। क्या कह रहा है, 300 वाट क्षमता का एक विद्युत उपकरण 6 घंटे प्रतिदिन चलता है, 4 रुपए प्रति किलोवाट घंटा की दर से 15 दिनों तक चलाने के लिए कितनी ऊर्जा की लागत होगी। इसमें देखो क्या करना होता है, इसमें आपको निकालना होता है एक तो पहली बात की वो 15 दिनों के अंदर कितने यूनिट कंज्यूम कर चुका है, और अपने यूनिट कंज्यूम करने वाला सवाल अपनी 12 घंटे वाली मैराथन क्लास में करा था। पहले अपन इस सवाल को करते हैं, फिर उसके बाद में ये वाला भी आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। ये अपना मैराथन क्लास में सवाल क्या था कि 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन करके रखा जाता है। कितने वाट का बल्ब है, यानी कि उसकी शक्ति कितनी है, 100 वाट उसकी शक्ति है। फिर कह रहा है 4 घंटे तक स्विच ऑन करके रखा जाता है, टाइम कितना है 4 आवर्स यानी कि 4 घंटे है। प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की खपत यूनिट में कितनी होगी, ये पूछ रहा है कि कितने यूनिट बिजली आपकी जली है। इसके अंदर राइट आंसर आया था अपना 0.4। कैसे आया था कि एक यूनिट जो होता है वो क्या होता है, एक यूनिट होता है 1 किलोवाट प्रति घंटा, 1 किलोवाट घंटा, यानी कि 1 घंटे के अंदर जब 1 किलोवाट बिजली यूज हो जाती है तो आपके 1 यूनिट खर्च होता है। अपने यहां पर देखो कितनी 100 वाट यूज हो रही है, कितने घंटे के तक, 4 घंटे तक, तो अपन ने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, किसको, 100 वाट हो रहा है, 100 वाट को किलोवाट में बदलना था, क्योंकि यूनिट किसके अंदर होता है, किलोवाट के अंदर होता है। तो इस 100 के अंदर अपन ने 1000 का भाग लगा दिया। 1000 का भाग क्यों लगाया, क्योंकि 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट होते हैं। अब इसको वाट को किलोवाट में बदलने के लिए 1000 का भाग लगाया, 2 0 से 2 0 कट गए, तो 0.4
किलोवाट घंटा। ये क्या आया, ये इसके अंदर बिजली आई थी, ये यूनिट के अंदर पूछ रहा है तो कितने 0.4 यूनिट जल गए थे, यानी कि जितने किलोवाट घंटा बिजली जलेगी उतने यूनिट होगा। यूनिट आपने निकाल लिया 0.4। तो अगर आपसे आगे इस सवाल में ये कह भी देता कि बताओ जरा अगर वो जो है कितने दिन के लिए जली है, या आपको कह देगा कि 4 रुपए प्रति यूनिट की दर है, तो आप 4 से इस 0.4 को मल्टीप्लाई करके ये निकाल दो कि बिजली का बिल कितना आएगा। कुल मिला के दैनिक जीवन में काम आने वाला ये सवाल है, जो कि ये बताता है कि आपके घर में बिजली जलती है ना, उस बिजली का बिल किस प्रकार से बनता है। जैसे आपके 100 वाट का बल्ब है, अब 100 वाट के बल्ब को आप 1 महीने तक जलाओगे और उसको लगातार जलाओगे। 100 वाट का बल्ब 1 घंटे के अंदर वो कितना 100 वाट अगर दे रहा है तो वो 24 घंटे में कितना दे देगा, उसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसको किलोवाट में बदलोगे, उसके यूनिट निकालोगे। आपका बिल आता ना घर में, उसके पीछे देखना, आप पीछे लिखा हुआ रहता है कि इतने वाट का बल्ब जो है कितने यूनिट खा जाता है 1 महीने के अंदर, एवरेज सारी की सारी चीजें उसमें लिखी हुई होती है। तो दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ सवाल था। अब इसी से सारा का सारा मिलता जुलता सवाल, बस इसमें एक चीज एक्स्ट्रा दे दी, क्या दे दी कि 4 रुपए प्रति किलोवाट यूनिट की दर है, किलोवाट घंटा की, यानी कि 4 रुपए 1 यूनिट का क्या है, 1 यूनिट का पैसा है। तो बताओ कितने रुपए टोटल बने होंगे। अब इसके अंदर पहले तो आपको यूनिट निकालना है। यूनिट कैसे निकालोगे, देखो अपने भी वाट लिया था, इसने भी वाट दिया है, यानी कि पावर कितनी है आपकी 300 वाट है। इस 300 वाट को आप किलोवाट में बदलोगे तो 0.3 किलोवाट आ जाएगी ये। फिर ये कह रहा है 6 घंटे प्रतिदिन चलता है, यानी कि एक दिन में कितना चलता है, वो एक दिन में 6 घंटे चलता है। फिर कह रहा है 15 दिनों तक चला रहे हो, तो 15 दिनों में कितने घंटे चल जाएगा, वो 15 छक्के 90 घंटे चल जाएगा। अच्छा, तो फिर यहाँ पर एक यूनिट कितना, मतलब ये कितना आ जाएगा, यूनिट कितना आ जाएंगे टोटल। अपन यूनिट निकालने के लिए क्या करते हैं, यूनिट का मतलब होता है किलोवाट घंटा। किलोवाट आप देखोगे यहाँ पर 0.3 किलोवाट है, घंटे कितने हो गए, 90 घंटे हो गए। इसको जब आप सोल्व करोगे 0 से 0 कटेगा, 9 या 27 टोटल आपके क्या आएंगे, यूनिट। यानी कि 15 दिनों तक आप क्या कर रहे हो, 300 वाट क्षमता के विद्युत उपकरण को 6 घंटे एक दिन में चला करके 15 दिन चलाने से टोटल 27 यूनिट आप जला रहे हो। और ये कह रहा है 1 यूनिट यानी कि 1 किलोवाट घंटा के लिए 4 रुपए लग रहे हैं। तो इसको जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, इसका आपका राइट आंसर आ जाएगा साथियों 108 रुपए, ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल एज इट इज इसमें से उठाया हुआ था, बस एक चीज एक्स्ट्रा इसने दे दी कि 4 किलोवाट यूनिट की दर, यानी कि आपसे पैसा पूछ लिया, इसमें अपन ने यूनिट पूछा था। देख रहे हो आप 12 घंटे वाली क्लास का जलवा। इस क्लास में अब मुझे थोड़ी ना पता था कि यार ऐसा सवाल पूछ लेगा, और ये सवाल बेसिकली आपको बताऊं एनसीईआरटी की जो आपकी किताब है उस किताब के पीछे से लिया हुआ है। मतलब अब देख लो सवाल साइंस के कहां से पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल तक ये लोग उठा करके दे रहे हैं आपको, कहां से, किस कॉन्सेप्ट से, एनसीईआरटी के पीछे पूछे गए सवालों के कॉन्सेप्ट से। तो ये आपके कौन से नंबर का सवाल था, ये हो गया तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा सवाल था, है ना। ये रहा लास्ट 7वां सवाल आपके सेकंड शिफ्ट का। ये कह रहा कि रिकेट से पीड़ित, ये आसान सा सवाल था, रिकेट से पीड़ित है तो उसके आहार में निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी थी। रिकेट्स के लिए मैंने आपको ये देखो सारे के सारे विटामिन बता रखे हैं कि ये जो विटामिन डी होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरोल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है, बता रखा है। तो रिकेट्स के लिए कौन जिम्मेदार होगा, आपको बस नाम याद होना चाहिए था। राइबोफ्लेविन तो आपके B2 का नाम होता है, थाइमिन B1 का नाम होता है, एस्कॉर्बिकम विटामिन सी का नाम होता है, बस यह कौन, कैल्सीफेरोल, ये विटामिन डी का नाम होता है। ये 7वां सवाल आपके। तो 7 और 7 टोटल 14 सवाल है। 14 के 14 सवाल जो है आपको किस में से मिल गए हैं, 14 के 14 सवाल आपको मैराथन क्लास में से मिल गए हैं। बस ये जो एक सवाल था मैंने आपको बताया, ये वाला सवाल गोबलेट कोशिका के बारे में अपन ने कहीं पर भी बात नहीं करी है। फिर भी सोचो आप 99% चीजें एक क्लास से मिल जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। ये क्यों मिल गई चीजें पता है, ये इसलिए मिल गई क्योंकि अपनी पूरी की पूरी क्लास का कंटेंट होता है एनसीईआरटी पर आधारित, और इन्होंने क्या करा है, पूरा का पूरा पेपर छापा है। चाहे वो जीके की बात कर लो आप, चाहे आप साइंस की बात कर लो, चाहे आप मैथ की बात कर लो, 10वीं तक की जो किताबें होती है ना, उन किताबों को जिस साथी ने अच्छे तरीके से पढ़ लिया ना, उसके पटवार के अंदर बेड़ा पार है, ऐसा समझ लो। इसका मतलब अब आगे आपको क्या करना है, किस तरीके से पढ़ना है। चलो पहले इसको अपन सम अप करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो इस एक सवाल को छोड़ दो, बाकी सारे के सारे सवाल आपको किस में से मिल गए, 14 के 14 सवाल दोनों शिफ्ट के अपने इसमें से मिल गए। यही सेम हुआ था अपने पशु परिचर के पेपर में, यही सेम हुआ था अपने जेल प्रेरी के पेपर में। इसका मतलब विज्ञान का वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको मिल चुका है क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म। किसी भी एग्जाम की विज्ञान, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, ढंग से आप कंसंट्रेशन के साथ मेरे साथ जुड़ करके कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, चाहे आप चतुश्रेणी का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आप कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे वीडियो का देने जा रहे हो, चाहे एसआई का एग्जाम दोगे, हर एग्जाम में विज्ञान के लगभग 90% सवाल आपको अपनी क्लासों से मिल जाएंगे। अब एक तो आप ये करो, या तो जाकर के वो एनसीईआरटी पढ़ो खुद सारी की सारी, या फिर आपके एनआर सर जो एनसीईआरटी को पढ़ के उसमें से क्रीम क्रीम कंटेंट, क्रीम क्रीम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझा रहे हैं, उनको समझ लो अच्छे से, और वो भी फ्री के अंदर। सोचो आपसे 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है इसके लिए, फ्री के अंदर सारी चीजें दी जा रही है। इनफैक्ट आप देखोगे
जो क्लासेस में लेता हूं, आपकी जो पढ़ाता हूं, उनकी वर्ड फाइल इस प्रकार से बनवा के, जो 12 घंटे वाली मैराथन ली थी ना आपकी साइंस की मैराथन, 15 नंबर पक्के आपके लिखे थे इसके अंदर, 15 नंबर यानी कि 7 सवाल आए, एक सवाल 2 नंबर का, 7 दूनी 14 नंबर की पूरी साइंस जो है आपकी अपनी इस 12 घंटे वाली मैराथन क्लास से मिल गई है। ये बात लिखी हुई सार्थक सिद्ध हुई है आपकी। तो ये जो इसकी इस प्रकार की मैंने आपको फाइल अवेलेबल करवा दी थी अपने टेलीग्राम चैनल पे। कंप्यूटर की 12 घंटे की क्लास ली थी, कंप्यूटर में भी 80% सवाल साथियों इस एक क्लास से मिल गए दोनों शिफ्ट के अंदर। टाइम मिला तो मैं उसके भी प्रूफ आपको दे दूंगा। कंप्यूटर की भी 12 घंटे की मैराथन मैंने आपको करवाई थी, याद हो तो, उसमें से कमेंट का सेक्शन कट करने के बाद में 11 घंटे की क्लास अभी भी अपने यूट्यूब चैनल पे पड़ी है, जाके देख लेना अब भी उसको। हालांकि हमने डेप्थ में समझा था, लेकिन शॉर्टकट कीज सारी की सारी अपनी क्लासेस से आई है। शॉर्टकट कीज के अलावा जो शॉर्ट फॉर्म पूछी गई आपसे वो सारी की सारी अपनी क्लास से आई है। कॉन्सेप्ट बहुत सारे एज इट इज अपनी क्लास से उठ करके आपको मिल गए हैं। इसका मतलब आपको करना क्या है, आपको बस डीप डाउन बिल्कुल कंसेप्ट को अच्छे तरीके से कंसंट्रेशन के साथ में समझना है। इस वाली क्लास की भी मैंने आपको वर्ड फाइल अवेलेबल करवा रखी है अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल कौन सा है गुरुजी? तो ये अपना क्वालिटी एजुकेशन आरएस के नाम से टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल के ऊपर पीडीएफ वाले सेक्शन के अंदर या फाइल वाले सेक्शन के अंदर आपको सारी की सारी फाइल्स मिल जाएगी। तो इस चैनल को ज्वाइन कर लेना, कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दिलवा दूंगा आपको। और जिन साथियों ने अभी तक ये पीडीएफ नहीं देखी है, जाकर के टेलीग्राम से दोनों पीडीएफ को डाउनलोड करो और 1.5x की स्पीड में करके दोनों क्लासों को देख लो। 12-12 घंटे की साइंस और कंप्यूटर वाली क्लासेस को देख लो। कांस्टेबल का अगर पेपर देने जा रहे हो तो कांस्टेबल में फिर कह रहा हूं भर भर के सवाल मिलेंगे इन क्लासेस से आपको। वीडियो में भी आपको सवाल मिलेंगे। हालांकि वीडियो के लिए टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है वो मैं आगे आपको और करवाऊंगा मैराथन क्लास के माध्यम से कंप्लीट कवर, लेकिन ये क्लासेस सामान्य विज्ञान के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब अपन बात कर लेते हैं, अच्छा एक ये भी जान लो, करंट अफेयर्स की जो मैंने आपको 7 घंटे की क्लास करवाई थी, करंट अफेयर्स के भी 7 सवाल आपसे पूछे गए। 4 सवाल जो है आपको अपनी इस करंट अफेयर की 7 घंटे वाली क्लास में से मिल गए थे, है ना। मैं पूरे तो नहीं कहूंगा क्योंकि 3 सवाल मुझे पता है, मैंने भी देखा सारा का सारा पेपर, 3 सवाल नहीं थे अपनी क्लास में से। करंट में 7 में से केवल 4 सवाल ही मिले थे। ये जो 7 घंटे वाली क्लास थी इसकी भी वर्ड फाइल आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा रखी है। इस क्लास को लगभग 2 लाख से भी ज्यादा विद्यार्थी अभी तक देख चुके हैं। आप अगर इससे वंचित हो तो जाकर के एक बार देख लेना। अब अपन बात करते हैं कि विज्ञान के प्रश्नों का लेवल कैसा था। तो लेवल सारे के सारे प्रश्न आपने कर लिए, आपको नजर आ गया होगा। इजी टू एडवांस कह सकते हैं। 7 सवाल आए हैं, 7 में से 3 सवाल तो ऐसे थे हर कोई विद्यार्थी कर सकता है। 3 के बाद में 2 सवाल इस प्रकार के थे जो कि जिसने थोड़ी बहुत अच्छी खासी साइंस पढ़ रखी है वो कर सकता है, और 2-2 सवाल दोनों शिफ्ट के अंदर ऐसे थे जिसको कि वही साथी कर सकता है जिस साथी ने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है। इसका मतलब ये इजी टू एडवांस लेवल की साइंस आपसे पूछी है। अपन जो अभी मार्केट में जो ये हवा भी बनती है ना कि पेपर बहुत इजी, मैं मानता हूं जीके का पेपर भी उन्होंने बहुत आसान दे दिया, लेकिन कंप्यूटर और साइंस इनके अंदर इजी टू एडवांस का लेवल चला साथियों। कंप्यूटर में भी 2-2 सवाल दोनों शिफ्ट में ऐसे है जो कि एडवांस लेवल के सवाल है, हर विद्यार्थी के वो लगभग गलत ही हुए हैं सवाल। तो आपको क्या करना है, मतलब पेपर का पैटर्न कैसा रहा है अपनी थंबनेल पे आते हैं अपन। पेपर आपका इजी टू एडवांस रहा है, सारे के सारे सवाल अपने डिस्कस कर लिए, और अब आपको आगे क्या करना है, कांस्टेबल, वीडियो, एसआई, इन सब के लिए, चतुश्रेणी कर्मचारी के लिए विज्ञान कहां से पढ़नी है। अगर एनसीईआरटी की किताबें पढ़ सको, पीछा ही मत छोड़ो, एनसीईआरटी की किताबें उठा लो 10वीं तक की, 6ठी से लेकर 10वीं क्लास तक की, उनको अच्छे से पढ़ डालो। गारंटी देता हूं ये सिंगल सवाल आपके गलत नहीं होगा। चाहे राजस्थान जीके की बात कर लो आप, चाहे आप इंडियन पॉलिटी की बात कर लो, चाहे राजस्थान पॉलिटी की बात कर लो, जो राजस्थान अध्ययन की किताबें आती है 10वीं क्लास तक की, उनको अच्छे तरीके से आप पढ़ लो, सारे सवाल सही होंगे। और विज्ञान तो पूरी की पूरी एनसीईआरटी से आपको पूछी जाती है। और आपके एनआर सर क्या काम करते हैं, एनसीईआरटी को पूरा डेप्थ में पढ़ करके उसका निचोड़, उसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने ला करके रख देते हैं। तो अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो भी जुड़ सकते हो। 12 घंटे की 2 क्लासेस आ चुकी कंप्यूटर की, साइंस की, उनको देख लेना। आगे भी आपके लिए मैं क्लासेस लेकर के आने वाला हूं। अब आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और किस एग्जाम के लिए आपको एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट चाहिए, वो मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताना। मैं प्रयास करूंगा आपके उस डिमांड को फुलफिल करने की। मेरी तरफ से जितना हो पाएगा उतना प्रयास करूंगा, क्योंकि मैंने कंप्लीटली अपने आप को आप लोगों के लिए समर्पित कर रखा है। और ये क्लास मैं नहीं लाता, फिर कह रहा हूं, पेपर आसान आया, मुझे भी शर्म आ रही थी कि यार क्या मैं प्रूफ बताऊं बच्चों को। कुछ सवाल तो ऐसे आसान से जो हर जगह से टपक गए हैं, तो फिर मैं क्या लाऊं। लेकिन फिर भी लाना मेरी मोरल जिम्मेदारी थी, नैतिक जिम्मेदारी थी, क्योंकि लाखों विद्यार्थियों ने मुझ पर भरोसा करके इस क्वालिटी एजुकेशन चैनल से पढ़े, मुझे बहुत सारा प्यार दिया है। तो मैं आपको ये बताऊं कि आपने जो कंटेंट एनआर सर के साथ जुड़ करके पढ़ा है उसमें से आपके एक सिंगल सवाल भी बाहर नहीं गया है। हालांकि ये पॉसिबल नहीं होता है कि सारे के सारे सवाल क्लास में से मिल जाए, और मैं कहता भी हूं कि 80-90% तक मिल सकता है, 100% मिलना इम्पॉसिबल होता है। लेकिन आप देखोगे आपके सामने मैंने प्रूफ दिए हैं, मां सरस्वती का आशीर्वाद है, जो आपके सारे के सारे सवाल विद कॉन्सेप्ट आपको मिल गए हैं एग्जाम के अंदर।
तो अब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि नेक्स्ट आप किसकी तैयारी कर रहे हो, किसके लिए आपको क्लास चाहिए, और खुद अगर पढ़ना चाहते हो एनसीईआरटीज पढ़ लो। जीके के अंदर भी मैं बताऊंगा आपको, राजस्थान अध्ययन की जो किताबें आती है 9th और 10th की, उन किताबों को आप अच्छे से पढ़ लो, सारे के सारे सवाल उसमें से पूछे गए हैं। और ये जो पेपर का लेवल ईजी आया, इस वजह से अब अपना टाइम बिल्कुल भी बर्बाद मत करना, अच्छे तरीके से मेहनत करते रहना, अपने टारगेट को सेट करके आगे बढ़ते रहना। बाकी मुझसे आपको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप मुझे आकर के कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब अपन मिलेंगे अपनी नेक्स्ट करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप सभी साथी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।